भारत और कनाडा के रिश्ते बीते कुछ दिनों से पटरी से उतरे हुए नजर आ रहे हैं। Mr. Speaker, today I'm rising to कनाडा की पीएम लगातार बोल रहे हैं कि उनके देश में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट का हाथ हो सकता है। वहीं भारत इससे इनकार कर रहा है और कह रहा है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को अपनी जमीन में पनाह देता है। ये टकराव दिन बढ़ने के साथ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह चीन के लिए मौका हो सकता है कि वह पश्चिम को घेर सके। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा है कि G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और ट्रूडो के बीच मुलाकात में जो हाव भाव थे उसी से इस टकराव के संकेत मिल गए थे। अखबार लिखता है कि पश्चिम के देश भारत और उसके बीच लोकतंत्र के अंतर को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए भारत में हो रहे मानवाधिकार हनन और घरेलू जातीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर आंख मूंदने को भी तैयार हैं। जानकारों का मानना है कि भारत कनाडा के बीच बढ़ते विवाद से चीन को फायदा हो सकता है। कनाडा चीन पर उसके लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाता रहा है, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोपों ने इस नैरेटिव को नया रुख दे दिया है। कनाडा की न्यूज वेबसाइट टोरंटो स्टार में इसी से जुड़ा एक लेख छिपा है। इस लेख में विलानोवा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेस्टन जॉर्डन लिम बताते हैं कि कैसे चीन इस पूरे विवाद को प्रभावित कर सकता है। वो कहते हैं कि कनाडा और भारत के बीच विवाद बढ़ने से पश्चिम खेमे में हलचल है, क्योंकि इससे चीन के खिलाफ एकजुटता में कमी आएगी। अमेरिका के नेतृत्व में जिस क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हो रही है उसमें भारत की कमजोर स्थिति से चीन को फायदा मिलेगा। चीन और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय से तनाव है। कनाडा चीन पर उसके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाता है। दोनों देशों के बीच तनाव का असर इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित G20 समिट में भी दिखा था। इंडो पैसिफिक को लेकर भी चीन और कनाडा आमने सामने रहते हैं। यूरोप और अमेरिका की तरह ही कनाडा भी भारत को इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर देखता है। इसलिए कनाडा के लिए भारत की काफी अहमियत है। कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में कहा है कि चीन एक अस्थिरता पैदा करने वाली ग्लोबल पावर है। इसलिए कनाडा की रणनीति होगी कि अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करे ताकि चीन का सामना किया जा सके। पहले तो अपराजिता जी बहुत बहुत बधाई, बिल पास हो गया है। जितना बिल तो पास हो गया, लोगों ने, पार्टियों ने समर्थन भी कर दिया है, लेकिन वो एक आलोचना भी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता पहले कंसेंसस बनाया जाना चाहिए था इसके ऊपर? इससे ज़्यादा कंसेंसस का प्रमाण कब मिलता देश को? देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात है, 454 सांसदों ने हाँ कहा, सिर्फ 2 सांसदों ने ना कहा। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, 100% ने हाँ कहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो 27 साल की यात्रा थी, आज वह सफल हो पाई इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में 2 खूबियाँ हैं। एक, प्रचंड राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और दूसरा, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत। और इसी वजह से लोकसभा में जिसके वो सदस्य हैं, उन्होंने अपील किया जब कार्य प्रणाली की शुरुआत हुई कि सब लोग सहयोग करें। और जब राज्यसभा में जहां वो सदस्य नहीं हैं वहां भी वो गए और उन्होंने प्रार्थना की सबसे कि देश की महिलाओं के खातिर आप सब साथ आएं और इसे सपोर्ट करें। नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, वो 2014 में ये बात कह रहे थे कि जो महिला आरक्षण बिल है हम जल्द से जल्द लेके आएंगे, लेकिन 9 साल तो लगे। 9 साल लगे। 2013 में भी वो, बल्कि जब सीएम थे गुजरात को, तभी भी ये बात कहते थे। तो ये 9 साल लगे। उस 9 साल में हम वो सेंसस भी नहीं कर पाए, वो 9 साल में हम डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज भी नहीं कर पाए, वो तो है। और मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि ताकि लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि हमने फिर ये अगर 2024 में नहीं लागू करना था तो फिर हम ये विंटर सेशन में क्यों नहीं ला सकते थे, या पहले नहीं ला सकते थे? हमने इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत थी? आपने सही कहा कि 2014 में क्यों नहीं हुआ, बहुत ही वैलिड प्रश्न है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति कर दूँ, यही समय है, सही समय है। क्योंकि देखिए, पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है।
अगर हम आते आते ये कर देते तो हो सकता है कि जो समर्थन अभी मिला वो शायद न मिलता। हमने उज्ज्वला गैस की योजना बनाई, हमने मुद्रा लोन दिया, 60% जितनी भी मुद्रा लोन मिली है 60% महिलाओं को गई है। एक दूसरा मैं कह दूं करीबन 11 करोड़ शौचालय महिलाओं के लिए बने, उनकी मर्यादा के लिए बने, उसे हम इज्जत घर कहते हैं। 9.5 करोड़ के आसपास गैस सिलेंडर्स दिए गए और हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा मिला। सैनिक स्कूल में हमने बच्चियों को डाला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पृष्ठभूमि की तैयारी करनी ज़रूरी पड़ती है जब एक इतना बड़ा डिसीजन लिया जाए। तो अभी हमें लगा कि नहीं, अभी सही समय है और अब ये किया जाए तो महिलाएं इसे ग्रहण करेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल पहली बार लेके आया गया, आपने खुद ही कई बार जिक्र किया, पहले भी ये आ चुका है और हर बार ये ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसी के सवाल पर ये नहीं आ पाया। आप लोगों ने भी काफ़ी ओबीसी के लिए, आपका भी एक वोट बैंक है, आप लोगों को भी उसका समर्थन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अब आपने ओबीसी महिलाओं को छोड़ दिया, अब आप लोगों ने भी वही किया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ओबीसी की महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा समझती हैं। जितने भी कार्यक्रम के विषय मैंने बताया ये तो सारी महिलाओं के लिए है और हम तो ओबीसी के साथ खड़े ही हैं। तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी के सर पर है। महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के कार्यप्रणाली पर आस्था है, वो ओबीसी की हों, वो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति की हों। तो मुझे लगता है कि देखिए एक काम हुआ है, शुरुआत हुई है और जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने सही कहा, काम को होने दीजिए, उसके बाद अगर कहीं शॉर्टकमिंग्स दिखेंगी तो निश्चित तौर पर हम संशोधन करेंगे। क्या इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या उन्होंने इतनी महिला नेताओं को एक्चुअली ग्रो करने दिया है कि वो उन कैंडिडेट्स ढूंढ सकेंगे इतनी एक्चुअली अब तक जो हमने किया? क्योंकि देखिए जिसकी नीयत होती है वो खुद भी कर देता विदाउट आरक्षण भी। वो कुछ पार्टियों ने किया, बहुत 1-2 पार्टी ने किया कि 40% महिलाओं कैंडिडेट्स को टिकट दिया, लेकिन नीयत उस तरह से बहुत सारी पार्टियों में नहीं दिखी कभी भी कि वो अपने आप से करे। चाहते सब थे, आज देखिए आप सबने दिया है, सबने समर्थन दिया, लेकिन अगर नियत थी तो खुद भी करके कैंडिडेट्स को ला ही सकते थे। नहीं, ये तो बात सही है, मैं मानती हूँ, मैं आपका समर्थन करती हूँ। देखिए महिलाओं को तो बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इतना सहज नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि यह पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में हमें आगे बढ़ना है। ऐसा क्यों हुआ कि 11.4% महिलाएं ही लोकसभा में हैं? मैं अगर 16वीं लोकसभा की बात करूं, अगर 17वीं लोकसभा की बात करूं तो 14.4% ही महिलाएं हैं। बहुत कम महिलाएं हैं। 543 महिलाओं में से सिर्फ हम 78 महिलाएं हैं, तो नंबर तो बहुत कम है। और अगर आप अभी रवांडा को देखें तो वहाँ 61% महिलाएं हैं उनके पार्लियामेंट में। अगर आप मेक्सिको को तो देखें तो 50% हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही पीछे हैं, इसको तो मैं मानती हूँ। लेकिन सोच बदलना होगा, नज़रिया बदलना होगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि पुरुषों को साथ लेकर चलना होगा। पुरुषों के साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता न हो, हम एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को सबके समक्ष रखना होगा और उनके साथ किसी भी तरह का युद्ध का सवाल ही नहीं है। हम सबको मिलकर चलना होगा और महिलाओं के लिए खड़ा होना होगा। अमेरिका और ईरान, दुनिया के इन दो देशों के रिश्ते फिर चर्चा में हैं। वजह दिलचस्प है, दोनों देशों के कुछ नागरिक एक दूसरे के यहाँ कैद थे और अब दोनों ने इनकी अदला बदली की है। As part of a prisoner swap. Cooperation between Iran and the United States. ईरान ने 4 अमेरिकी कैदियों को रिहा किया जो ईरान की खतरनाक मानी जाने वाली एविन जेल में बंद थे, और अमेरिका ने अपने यहाँ कैद 5 ईरानी नागरिकों को रिहा किया। इस डील के तहत दक्षिण कोरिया में फ्रीज किए गए $6 अरब का ईरानी धन को मुक्त करना भी शामिल रहा, और यह मुमकिन हुआ कतर की मध्यस्थता से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी नागरिकों को इसलिए कैद किया था ताकि वो अमेरिका से सौदा कर सके। लेकिन इन हालातों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि ईरान से अमेरिका को क्या दिक्कत है और अमेरिका से ईरान को क्या परेशानी है। दोनों देशों के बीच इतना फासला है, फिर भी इनके बीच दुश्मनी जैसे हालात क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते में इतनी तलखी आ गई थी? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? इस दुश्मनी की शुरुआत हुई साल 1953 में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया।
निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद आरिफ को सत्ता से हटाकर सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? वजह थी तेल। ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया था, उसका अंजाम दिखा साल 1979 में हुई ईरानी क्रांति के रूप में। 1971 में ईरान के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर परसेपोलिस में एक शानदार पार्टी हुई थी। ईरान के शाह ने उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति और सोवियत संघ के स्टेट्समैन निकोलाई पोर्गनी समेत कई विदेशी मेहमानों को बुलाया था। इसी पार्टी के बाद विदेश में निर्वासन की जिंदगी बिता रहे एक नए नेता ने इसे शैतानों की पार्टी करार दिया और ईरान के शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये नेता थे ईरान से निर्वासित ईरानी नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने ईरान में बढ़ते पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती ईरान की निर्भरता के खिलाफ मोर्चा खोला। ईरान के सत्ता में काबिज शाह पहलवी पर निशाना साधने लगे। शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में भी असंतोष की बयार बही, जिसने बाद में क्रांति का रूप लिया और आखिरकार 16 जनवरी 1979 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 1 फरवरी 1979 को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में आयतुल्लाह खुमैनी निर्वासन से वापस ईरान लौटे। तब तेहरान में उनके स्वागत के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। फिर एक जनमत संग्रह हुआ और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन सत्ता में आने के बाद खुमैनी बदलने लगे। उन्होंने विरोध की आवाजों को दबाना शुरू कर दिया। ईरानी क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए। उसके बाद एक और घटना हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। माना जाता है कि इसमें खुमैनी का भी मौन समर्थन था। बंधक बनाने वालों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से मांग की कि शाह पहलवी, जो उस वक्त अमेरिका में इलाज करा रहे थे, उन्हें वापस ईरान भेजा जाए। ये बंधक संकट इतना लंबा चला कि उस दौरान अमेरिका में सरकार बदल गई और रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बन गए। और फिर आया साल 1980, जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। ईरान और इराक के बीच 8 सालों तक खूनी संघर्ष चला। यह वही वक्त था जब ईरान ने दुनिया से छिपकर अपना परमाणु कार्यक्रम बनाना शुरू किया। उसके बाद ईरान पर कई सारे प्रतिबंध भी लगे। दशकों की दुश्मनी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें हुई। ओबामा प्रशासन साल 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लेकर आया। इसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा गया। लेकिन फिर आया ट्रंप का दौर, जिसमें तनाव और कम होने की बजाय बढ़ गया। We will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यहां तक कि ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि जो ईरान से व्यापार करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। भारत के लिए भी अमेरिका का ये फैसला मुश्किलें लेकर आया, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान एक अहम देश है। ईरानी क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों में ईरान और अमेरिका के बीच अदावत के कई नाजुक मोड़ आए। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमले में मौत के बाद एक बार फिर दोनों देशों की दुश्मनी एक नए मुकाम पर पहुंच गई। पिछले साल ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद बाइडेन प्रशासन ने ईरान पर कई और प्रतिबंध लगाए। कुल मिलाकर इन दोनों ताकतों के बीच रिश्ते सामान्य कभी नहीं हुए। दोबारा कब होंगे ये भी नहीं बताया जा सकता। I used to see myself in dream कि मैं एक लड़की हूँ, बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। अब बॉलीवुड का कहने का मतलब है कि ट्रांसजेंडर है, हिजड़ा का रोल दे दो, क्योंकि हम तो अभी आज तक लड़का को बनाते आए हैं। ये लड़की कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि लड़की के अंदर इतनी ग्रेस होती है, शायद नहीं हो पाई। उनको चाहिए ग्रेस के साथ मैक्सिमम मेजोरिटी, उनको मस्कुलैरिटी चाहिए। हड्डी में नवाज जी ने जैसे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, वो तो अलग बात है। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, क्राफ्ट में नहीं जा रही। उनका लुक सोचो मेरे पे जाता। मुझे रोल देना चाहिए लेस्बियन का। अगर आपको एलजीबीटी देना है, लेस्बियन का दो, बाइसेक्सुअल वुमेन का दो। अगर आपको देना है ट्रांससेक्सुअल का दो, जैसे मैंने घूमर में पाया ट्रांससेक्सुअल प्रॉपर लड़की, प्रॉपर लड़की। इनको अभी भी पता चलता है कि हिजरा कम्युनिटी पे जाओ, वो दाई माँ से वो जगह पे कटवा दो, या इधर पैदाइशी कोई हिजरा पैदा हो जाए तो होता है। तो वो है ही नहीं ना ही मैं हिजरा हूँ, ना ही मैं ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुकी थी।
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna पैदाइश तो मेरी कोलकाता की है, बट मैं 10 साल यहाँ पे पली बड़ी हूँ। 86 माई बॉर्न। मैं अपनी मम्मी की गोद से मैं सुना करती थी कि मैं यहाँ पे 90 में ना सॉरी 87 को ही आ गई थी। एंड फिर दादी मर जाने के कारण, गुजरने के कारण हम लोगों को फिर से 92 में अराउंड वी हैड टू गो बैक टू कैलकाटा। बट मम्मी यहाँ पे ओबरन शार्टन में काम करती थी। कीड़ा मुझे पहले से ही था कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का एज एन आर्टिस्ट। तो आई टू ड्रॉ, आई वॉज एन आर्टिस्ट, so I could not able to complete my exams of my art because the reason behind of हमारे कुछ ऐसे आर्थिक अवस्था कुछ ऐसे हो गए थे, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए I born with golden spoon, पर एक वक्त आ गया था जहाँ पे मिट्टी की बर्तन से भी खाना मुझे मुश्किल हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं आई हैड टू ड्रॉप। और ऑफ कोर्स अब आप आंखें खोलते हो और देखते हो एक जो शहर वही आपका लगता है। तो मुंबई मेरा शहर था, कोलकाता कभी था ही नहीं। आपने बीबी से पहले एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने बोला था कि मैं बॉलीवुड की हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी कोरियोग्राफर जो ट्रांसजेंडर कोरियोग्राफर बनूंगी। हाँ। किस तरह से वो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कोरियोग्राफी टू एन एक्टर? हाँ जी, तो मेरा अभी भी शौक है, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपना इतना एजुकेशन तो मैं भूली नहीं हूँ। दिल्ली कोलकाता में तो मैं वेल नोन कोरियोग्राफर थी, बट मुंबई में काफ़ी असिस्टेंट ही काम कर चुकी हूँ एज अ कोरियोग्राफर। तो मैं उसकी बात सोच चुकी हूँ, मुझे अपना खुद का भी ध्यान देना है। जैसे फिर मैंने डिसाइड कर लिया ऐसा होगा, तो फिर मैं वो ड्रैग क्वीन काम करने लगी। एंड करने के बाद इंस्टाग्राम तभी हाल ही आज से 5 साल पहले बहुत ही ज़ोरदार से इंस्टाग्राम बाहर आया और इंस्टाग्राम में मुझे इन लोग ने ढूंढे एंड आई गॉट अ रोल फॉर द एंटागोनिस्ट फॉर द स्टार प्लस एक सीरियल के लिए। 33 साल की उम्र में मेरे को ऑपरेशन नहीं हुआ था। आई वॉज ऑन ट्रांजिशन एंड आई सेड दैट आई एम ऑन ट्रांजिशन एंड दे सेड, प्रोड्यूसर केम टू मी डायरेक्ट ऑन बैक ऑफ द ऑन बैक ऑफ द स्टेज। वो आके मुझे बोलता है, you can't say this, I will decide what you need to do, because इनको ये समझ में नहीं है what is the transgender and what is the transsexual between the difference between these two, and you have to say that you already operated। इनको अभी भी पता चलता है कि हिजरा कम्युनिटी पे जाओ, वो दाई माँ से वो जगह पे कटवा दो, या इधर पैदाइशी कोई हिजरा पैदा हो जाए तो होता है। तो वो है ही नहीं ना ही मैं हिजरा हूँ, ना ही मैं ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुकी थी, उस वक्त ही बात कर रही हूँ। तो मैं क्यों बोलूँ? चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तभी समझ गई थी ये मैं टिकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुंह बोलने वाली लड़की हूँ। लोगों ने मेरे जेंडर से ज़्यादा मेरे डांस को देख के ही 9 मिलियन मेरे व्यूज़ हुए और मैं ज़्यादा फेमस उस सीज़न से ज़्यादा हुई हूँ, बाकी लोग नहीं हुए। और आज तक भी मुझे उस डांस से ही लोग मुझे जानते हैं। अब उसके बाद मेरा ट्रांजिशन ख़त्म हो गया। वैसा इंडस्ट्री में घुसना, हाय दिस इज़ अरनदीप दास एंड आई एम, ऐसा फील लेके बोलना एंड देन आई एम यस आई एम गे एंड आई एम प्राउड टू बी एन एक्टर, तो ये लोग ले नहीं पाए। अब मैं बोली हाँ मैं इवांका दास हूँ और नमस्कार मैं एक्टर हूँ, ये ले ले। तो कहने का मतलब आज मैं अगर इवांका दास हूँ, आई एम नेचुरल, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं औरत की तरह ही बात कर रही हूँ। मैं कहीं आपको, जैसे आपने बोला अभी थोड़ी देर, घूमर में मुझे पता ही नहीं चला था कि आप ट्रांस हो या आप लड़की हो। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, मुझे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, है ना। तो वही बात है ना, अगर मैं आपको लड़की लग रही हूँ इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहे हैं आपको। अगर मैं आपको लड़की नहीं लगती तो आप बोलते हैं आप लड़का हो या लड़की हो। तो अब बात वही आ रही है। मैं आपको बोल रही हूँ, भगवान ने भी यही सोचा होगा कि तुझे पहले मैं लड़की बनाऊंगा, उसके बाद तू काम करेगा। आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ इन ड्रीम कि मैं एक लड़की हूँ, बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मैं क्या सोचती थी मैं बता रही हूँ, ड्रीम ही होगा। मोहिनी जैसी आँखें होंगी, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं मतलब बड़े बड़े चश्मे होंगे, 4-5 लाइट होंगे, मैं आ रही हूँ, भाई इवांका आ रही है, तो यहाँ पे पूरा मीडिया, जैसे अभी एक लड़का हाँ स्माइल करके क्या, ऐसे हर रास्ते हर गली में बोलेंगे। मैं राज करना चाहती हूँ इस देश में। कोविड के बाद से काफी ट्रांसजेंडर एक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली है, हाँ जी, एज अ कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की। हाँ हाउ यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तब मेरे लिए ना ऐसा था कि मैं ही थी कंपटीशन में और कोई थे नहीं। अभी जो मैं देख रही हूँ 3 साल में भरपूर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आई वॉज द चेंज।
एंड शी कैन प्ले माई गे का रोल ऑल्सो, लेस्बियन का रोल ऑल्सो, हिजरा का रोल ऑल्सो, सब मेरे पास आते थे। फिर उन लोग बोलते थे कि लड़की का रोल दो या ट्रांससेक्सुअल का रोल दो, ट्रांसजेंडर का नहीं। तो लोग बोलते हैं व्हाट इज द फर्क बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड ट्रांससेक्सुअल? आई से देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड ट्रांससेक्सुअल, यू रियली नीड टू नो अबाउट ऑफ इट। अब बॉलीवुड का कहने का मतलब है कि ट्रांसजेंडर है, हिजरा का रोल दे दो, क्योंकि हम तो अभी आज तक लड़का को बनाते आए हैं। ये लड़की कंफर्टेबल नहीं होती है क्योंकि लड़की के अंदर इतनी ग्रेस होती है, शायद नहीं हो पाई। उनको चाहिए ग्रेस के साथ मैक्सिमम मेजोरिटी, उनको मस्कुलैरिटी चाहिए, तो एक को एक ट्रांसजेंडर कर सकते हैं। अरे भाई मैं ट्रांसजेंडर नहीं है, एक बात बताइए। हड्डी में नवाज जी ने जैसे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, वो तो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रही, क्राफ्ट में नहीं जा रही। उनका लुक सोचो मेरे पे जाता, तो उनके लिए जो ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है वो वही कर सकते थे कास्ट वाइज, मैं नहीं जाती। या उनको प्रॉपर ट्रांसजेंडर भी लेते तो प्रॉपर वैसे ही ट्रांसजेंडर लेते जो बाकी लिए, वही मैंने ऐसे जाते हैं। मुझे रोल देना चाहिए लेस्बियन का। अगर आपको एलजीबीटी देना है, लेस्बियन का दो, बाइसेक्सुअल वुमेन का दो। अगर आपको देना है ट्रांससेक्सुअल का दो, जैसे मैंने घूमर में पाया, ट्रांससेक्सुअल प्रॉपर लड़की, प्रॉपर लड़की। सो ये चीज जानना इनको बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे कुछ फ्यू डायरेक्टर ही हैं उनको इतना पता है इसके बारे में, बिकॉज द रीजन यू नीड एजुकेशन बेबी। आम जनता के बीच मुंबई में आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है? तो मुंबई में मिक्स रिएक्शन मिलती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मुझे मुंबई में जिस तरीके से मैं अपने आप को बहुत ही कहीं ना कहीं सेफ फील करती हूँ, सभी सेफ फील करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कोई और सिटी में सेफ फील करती हूँ। फिल्म सेट्स पे किस तरह का हाँ, अभी तक फिल्म सेट में, आगे मैंने बोला ना कि पढ़ाई लिखाई हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पर हाँ मैंने काम करके लाइफ में एक्सपीरियंस करके इतना तो गेन किया कि मैं एटलीस्ट कहाँ कैसे बात कर सकूँ। दैट यूपी इवांका सर अब थोड़ा हट जाइए, ऐसे काफ़ी जगह पे हुए हैं, हड्डी में भी हुआ है। जितने सारे ट्रांसजेंडर लोग आए मुझे मारने तक भी आ गए थे। यस यस यस, मैंने न्यूज़ भी है, मैंने आर्टिकल में बोल चुकी हूँ मैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे देश में उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी इनसिक्योरिटी है ही, बिकॉज उन लोग समाज में ऐसे उनको रखे हैं या अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुए हैं। अब वहाँ से अगर प्रिविलेज ट्रांससेक्सुअल आ जाए तो उनको इनसिक्योरिटी होगी। मोर देन गुड लुकिंग देन देम, पग्स अच्छे मिलते हैं, रिस्पेक्ट अच्छे मिलते हैं, बिकॉज दे बिहेव लाइक अ फीमेल। अगर 4 बार तुम ताली पीट के ऐसी बातें करोगे, बिकॉज ताली पीटना तुम्हारा काम है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो आई रेस्पेक्ट ऑल्सो, आई रियली रेस्पेक्ट, वी आर पार्ट ऑफ, लाइक हम एलजीबीटी के पार्ट है, ठीक है मान रही हूँ, बट जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना इंडियंस हैं हम लोग, हम यूनाइटेड होना चाहते हैं, हम हमारी यूनिटी होनी चाहिए, पर हम दिखाते हैं हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं। तो वैसे ही ना, तुम क्यों दिखा रहे हो तुम अलग हो? अब मैं नॉर्मल हूँ, मेरा क्या कसूर अगर मुझे अच्छा पग मिल रहा है? मैं आर्टिस्ट हूँ, तुम क्राउड आर्टिस्ट हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पर प्रोडक्शन तो मेरे हाथ में नहीं है ना। बस आ गई बड़ी सुपरस्टार, आ गई, रहे हाय हाय ऐसे करने शुरू कर देते हैं। तो मैं बोला ऐसे करके बातें मत कीजिए प्लीज। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट किया 2 बार 3 बार, तीसरी बार नहीं हो तो मेरी भी इज्जत है। तो फिर एक दिन झगड़ा लगा, उन लोग मारने तक आ गए, तो बाउंसर लेके मुझे तो एटलीस्ट बचा के मुझे होटल तक ले गए, ऐसे भी हुए। सो दिस इज एक्चुअली हैपेंड। एंड ताली में आप हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन नहीं बनने वाले नहीं थे, मैं थी भी, एक सीन में अभी दिखा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली नरगिस का रोल मैं कर रही थी, तो क्या हुआ, एक दिन का शूट मैं बोल रही थी कि उन लोग पहले भी प्रीवियसली पूछ रहे थे आपका डेट क्या है, तो मैंने बोला ये डेट है, मेरे मैनेजर ने भी बोला, मैंने बोला ये डेट नहीं है, तो उनको वही डेट चाहिए जो डेट मैं पहले से बोल चुकी हूँ। तो बोले तो पॉसिबल नहीं, बोलते वो आपका काम कैंसिल करवा दो। बोले हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज सो अनप्रोफेशनलिज्म। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? पार्लियामेंट का इशू है। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है। सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए।
जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर यह भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है, तो बिधूरी कैसे हिल गए? और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं, मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के, नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। शर्मनाक है। और मैं मानती हूँ स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, आपने एक्सपंज कर दिए रिमार्क्स, सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो नफरती सोच है और जो उनके शब्दों से आ रही है वो निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा।
कानूनी और सियासी पेचीदगियों में उलझे पाकिस्तान में आखिर कब होंगे आम चुनाव? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में वहां आम चुनाव होंगे। लेकिन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस पर हैरत जताते हुए कहा कि संविधान के अनुसार संसद के भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव होने चाहिए और जनवरी में किसी भी दिन चुनाव हो, वो इस शर्त को पूरी नहीं करते। पीटीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर पार्टियों की अलग अलग राय है और आज चुनाव आयोग के बयान के बाद भी लोगों को लगता है कि चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी सियासी पसोपेश पर देखें इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में 2018 में चुनी जाने वाली असेंबलियों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर पूरा कर लिया है। कानून कहता है असेंबली की मुद्दत पूरी होने के 90 दिनों में चुनाव होना जरूरी है, लेकिन मुल्क इस मुद्दे पर 2 धड़ों में बटा है। रिवायती तौर पर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ खड़े हैं और 90 दिनों के बाद इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी गठबंधन सहयोगी रहने वाली पीपल्स पार्टी इस मामले पर इमरान खान की तरह नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन की मांग कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए। दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिटेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से एंगेज किया। हमारा एंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं। 90 दिन की हद से देरी की वजह डीलिमिटेशन है। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में नए पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों की डीलिमिटेशन करने का फैसला किया गया है। इस प्रोसेस से नेशनल असेंबली में किसी प्रांत की सीटों में कमी या बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन आबादी को सामने रखते हुए जिलों की रिप्रेजेंटेशन में बदलाव आएगा। इलेक्शन कमीशन कहता है ये प्रोसेस 30 नवंबर से पहले पूरा नहीं होगा। आजकल पाकिस्तान के हर गली, मोहल्ले और थड़े पर सिर्फ इलेक्शन की डेट को लेकर ही बहस हो रही है और अगर पिछले 1.5 साल की डेवलपमेंट्स को सामने रखा जाए तो कई विश्लेषक समझते हैं कि दूसरे बहुत से सियासी मुद्दों की तरह हो सकता है ये मामला भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ही तय हो। आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक माजी में इमरान खान की पार्टी से रहा है, ने एक खत में इलेक्शन के लिए 6 नवंबर की तारीख का सुझाव दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस लें। केयरटेकर सरकार समझती है कि डीलिमिटेशन ने 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल हद से बाहर जाने की कानूनी वजह दे दी है, लेकिन अदालत की राय सब पर भारी होगी। जुडिशल इंटरप्रिटेशन है ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनहेरेंट राइट हमारे पार्लिमानी निज़ाम में हमने जुडिशल सिस्टम को दिया हुआ है और आपके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। वो जो भी फैसला करती है, जिस किस्म की भी इंटरप्रिटेशन देती है, वो दोनों सूरतों में हमारे काबिल कबूल है। इट इज़ फॉर द जजेस टू जज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेता नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में घोषित अपराधी करार दिया जा चुका है। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अदालतों के सामने सरेंडर होकर करप्शन केसेस में अपनी सजा खत्म करवाना होगी, जो नवंबर के पहले हफ्ते तक मुमकिन नहीं हो सकेगा। सजा माफी के लिए नून लीग को भी और वक्त की जरूरत है, इसलिए वो इलेक्शन देरी को सपोर्ट कर रही है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात तय है कि हम इलेक्शन कमीशन को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के पूरा हम उनकी फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन हो। पाकिस्तान में बार एसोसिएशंस भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन की वकालत कर रही हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि यहाँ राजनीतिक मामलों पर भी पलड़ा तो अक्सर सेना का ही भारी रहता है। शुमैला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वहां आम चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन्हीं अटकलों, संभावनाओं और आशंकाओं के बारे में शुमैला जाफरी ने इस्लामाबाद में राजनीतिक विश्लेषक मुनीज़ जहांगीर से बात की। आपको क्या लगता है कि क्यों डिले किया जा रहा है इलेक्शंस को और कौन कर रहा है? देखिए, बड़ा क्लियर है कि देयर वाज अ कंसेंसस, अ पॉलिटिकल कंसेंसस अमंग्स पीपल्स पार्टी,
PMLN बाकी जमातों के अंदर कि इलेक्शंस नवंबर में नहीं होंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक ये भी वजह है कि डिलिमिटेशंस वाकई में एक मसला है, मगर दूसरी वजह ये भी है कि इमरान खान साहब के ज़ोर को कैसे तोड़ना है। इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है, अगर आप उनसे बात करें, उनसे इंटरैक्ट करें, तो वो आपको बज़ाहिर तो नहीं कह रहे कि हम ना चाह रहे हैं, मगर वो ये कहते हैं कि, और कुछ ज़राए भी हमें बताते हैं कि जी अगर इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है तो फिर ये सेटअप ठीक है। इसके अंदर ये सवाल किया जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके साथ है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ होती नहीं है, वो अपने मकासद के लिए किसी ना किसी को इस्तेमाल ज़रूर करती है। और इस वक्त जो भी सियासी जमातें इस्तेमाल हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इस काबिल नहीं शायद रहें कि जब इलेक्शंस होंगे तो वो पॉपुलैरिटी जो है वो बना पाएंगी इलेक्ट्रेट के अंदर। और ये चीज़ देखने वाली होगी कि जो जिनके सर के ऊपर हाथ GHQ फेर देगा वो अवाम के लिए एक तरीके से नाकाबिले कबूल हो जाएंगे। PMLN वैसे क्यों ये चाह रही है कि इलेक्शन डिले हो जाए? ये जो महंगाई का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो सिर्फ PMLN को भुगतना पड़ रहा है। चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी, वो लीड कर रहे थे पिछली हुकूमत को, PDM की हुकूमत को, और अब लोग जब गाली देते हैं सड़कों के ऊपर तो वो PMLN को देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं देते महंगाई के ऊपर। तो वो जो बोझ है महंगाई का, उसके साथ वो कैंपेन कैसे करेंगे? उनको कुछ वक्त चाहिए, वक्त दरकार है। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आए, उनके मामलात भी अदालत के अंदर अटके हुए हैं। क्या इलेक्शन इनडेफिनेटली भी पोस्टपोन हो सकते हैं? पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, मगर मैं ये ज़रूर समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत रखना जिसका कोई ताल्लुक वास्ता ना हो पब्लिक ओपिनियन से या लोगों से, बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान का मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को, वो कैंपेन तो बहुत दूर की बात है, क्या वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहला सवाल तो ये है। जब रिहा करेंगे तभी वो कैंपेन कर पाएंगे, फिलहाल तो वो जेल में। लेकिन वो टाइम बाय करना किस लिए चाह रहे हैं? इमरान खान की वजह से टाइम बाय कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट? मेरा तो यही ख्याल है और कोई वजह नहीं है, मगर डिलिमिटेशंस का भी एक इशू है एंड दैट इज़ अ रियल इशू। आई असो, मावशी असो की माझी आजी असो, त्या सगळ्यांनी सपोर्टच केलं। माँ, मौसी, दादी सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया। किसी ने मुझे रोका टोका नहीं कि तुम पुरुष हो, किचन में ये सब क्या कर रहे हो। जब मुझे मोदक बनाने के ऑर्डर मिलने लगे तब जाकर उन्हें मेरी कला के बारे में पता चला। आय गेस मी स्वतः फूडी असल्यामुळे जेवण करायची, खायची भरपूर आवड। अपने बारे में मुझे लगता है कि मैं खाने का शौकीन हूँ, साथ ही मुझे खाना पकाना भी अच्छा लगता है। मेरे पिता भी बढ़िया खाना बनाते हैं। माँ जब भी मोदक बनाती थीं, मैं ध्यान से देखता था और फिर मैंने भी हाथ आजमाना शुरू किया और इस तरह ये सफर शुरू हो गया। ते जमायला लागले मोदक हळूहळू। तो 15-16 साल की उम्र से ही वो ये सब करना चाहता था। तब मैं उसे कहती थी कि वो ये सब खराब कर देगा, लेकिन उसे ये पसंद था। मुझे उस पर गर्व है। मैंने उसे बस कुछ बुनियादी बातें बताई और उसने महारत हासिल कर ली। लोगों को उसके हाथ के बने मोदक पसंद आ रहे हैं और लोग अब उसे ऑर्डर देकर मोदक बनवा रहे हैं। पण आवडायला लागले, मग लोकांनी ऑर्डर द्यायला सुरुवात केली। इतका हात चांगला बसला तो लॉकडाउन मध्ये। ये सब मैंने लॉकडाउन के दौरान बेहतर तरीके से सीखा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मेरे लिए 100 मोदक बना सकते हो। तब मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर मोदक बनाए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अच्छे मोदक बना सकता हूँ। तब माँ ने भी कहा कि तुमने मुझसे बेहतर मोदक बनाए हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ा और मैंने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। जेव्हा मला कळालं की हो आता मी मोदकांचं ऑर्डरही घेऊ शकतो। इंस्टाग्रामवर बऱ्यापैकी ऍक्टिव्ह किंवा फेसबुक ग्रुप जे असतात, फूड ग्रुप, त्याच्यावर पण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव हूँ। यहाँ भी लोगों ने मेरे मोदक की काफ़ी सराहना की। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरे बनाए मोदक इतने महंगे क्यों हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगी है। मुझे लगता है कि सभी लड़कों को रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाना तो आना ही चाहिए। इतना आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए। तू इकडे काय करतोस असं ते हे झालं। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. Our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable.
As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. I had a direct and frank conversation with the Prime Minister in which I shared my concerns in no uncertain terms. We heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations. We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations. भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद से वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक अलग तरह का डर घर करता दिख रहा है। पश्चिमी देशों के मंत्री और अधिकारी इस बात के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भारत कनाडा के खराब होते रिश्तों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित न हों। अमेरिका और पश्चिम की अन्य शक्तियां यह नहीं चाहती हैं कि यह विवाद उन्हें भारत से दूर कर दे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत न केवल एक बढ़ती हुई शक्ति है, बल्कि वह दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत को पश्चिम के देश चीन के खिलाफ एक बेहद अहम सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं। यह बात हाल ही में भारत में हुए G20 समिट में भी देखने को मिली थी। समिट के दौरान जारी संयुक्त बयान में यूक्रेन पर हमले की निंदा तो की गई थी, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया। इससे यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देश भी सहमत थे। उन्होंने इस संयुक्त बयान पर सवाल उठाने की जगह भारत के साथ संबंधों को बचाने को ज्यादा अहम समझा। हालांकि इससे यूक्रेन में कुछ लोग जरूर नाराज हो गए थे। पश्चिम के देशों में दूसरा डर इस बात का है कि कनाडा और भारत के विवाद में कुछ देश किसी एक का पक्ष लेना शुरू न कर दें। पिछले कुछ महीनों से भारत खुद को विकासशील देशों के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इन देशों को कई बार ग्लोबल साउथ के रूप में भी पेश किया जाता है। ऐसे में अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश इन ग्लोबल साउथ देशों को अपनी तरफ करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें करते रहते हैं।
ऐसे में ये देश नहीं चाहेंगे कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्ते उनकी इन कोशिशों पर असर डालें। कनाडा के विदेश मंत्री ने बताया है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उठाया है। फिलहाल कनाडा के सहयोगी देश उसके साथ तो हैं, लेकिन वे सतर्क बने हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो इस मामले पर बहुत चिंतित है। उसका कहना है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख आबादी ज्यादा है। इस तरह के विवाद उनकी घरेलू राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि उनका देश कनाडा की ओर से उठाई गई गंभीर चिंताओं को बहुत ध्यान से सुनेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन कोई भी फैसला लेने से पहले कनाडा की जांच पूरी होने का इंतजार करेगा। उन्होंने कनाडा और भारत दोनों को ही अपना करीबी दोस्त बताया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश इन आरोपों को लेकर बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। ऐसे में लगता है कि फिलहाल पश्चिमी देश वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं, लेकिन अगर कनाडा के आरोपों के पुख्ता सबूत मिल जाएं, तो क्या हालात बदल जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो पश्चिम के देशों को कनाडा और भारत में से किसी एक को चुनना होगा। यह कानून के शासन के सिद्धांत को समर्थन देने और राजनीतिक जरूरतों में से किसी एक को चुनने जैसा होगा। इससे पहले भी पश्चिम के देशों ने रूस या ईरान या सऊदी अरब पर लगे दूसरे देशों में हत्या करवाने के आरोपों की निंदा की है। वे ये नहीं चाहते हैं कि भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए।